आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कल कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ तक? लायबिलिटी तक मैंने आपको पढ़ाया था। कहाँ तक? कैपिटल तक मैंने आपको कल पढ़ाया था। आज की क्लास में जो समझना है वो कैपिटल के बाद वाले बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, उसके बारे में समझना है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन दिया है क्या? इनकम। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है इनकम। इनकम मतलब क्या होता है? आय होता है। जैसे इनकम का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस ही उस बिजनेस का क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। यानी कि रेवेन्यू भी रिलेटेड है किससे? इनकम से। यानी कि रेवेन्यू का मतलब भी आमदनी होता है और इनकम का मतलब भी आमदनी होता है। लेकिन ये कह रहा है कि बिजनेस की रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस, यानी कि जो बिजनेस में हमारी रेवेन्यू होती है और जो एक्सपेंस होता है उसका जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। और फिर लिखा एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि कह रहा है कि गुड्स को प्रोड्यूस उत्पादन करने तथा गुड्स की सेल सर्विस करने में होने वाले खर्च एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे रॉ मटेरियल को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट, ऑफिस एक्सपेंस आदि। एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर के बारे में लिखा हुआ है कि गुड्स को प्रोड्यूस उत्पादन करने तथा गुड्स को सेल और सर्विस करने में होने वाले खर्च। जैसे मान के चलिए कि मैंने एक दुकान किया, मतलब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में ये मैंने रखा कि बैग आपको बना करके और तब जाकर के क्या करना है? सेल करना है। तो इस केस में अगर हमको बैग बनाना हो तो इसके लिए सारे मटेरियल लेना पड़ेगा ना। तो उस मटेरियल को खरीदने के लिए हमको पैसे खर्चा करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि अगर हमको बैग बनाना है तो इसके लिए कपड़े लेना पड़ेगा बैग वाला, इसके साथ साथ उसका चैन भी लेना पड़ेगा, उसका धागा भी लेना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जितने भी मैंने क्या किया है, रॉ मटेरियल खरीदा है, यानी कि जो रॉ मटेरियल को खरीदने में जो मैंने पैसा खर्चा किया है उसी को हम बोल सकते हैं एक एक्सपेंडिचर होता है। और लिखा हुआ है कि, और ये कह रहा है कि यहाँ पे जैसे ऑफिस एक्सपेंस हो जाएगा। और सेल और सर्विस के बारे में भी लिखा हुआ है कि सेल और सर्विस में करने में मतलब करने में होने वाला खर्च एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि हम किसी के पास बेच रहे हैं उसको, तो बेचेंगे तो क्या, अगर हम उसको बेच रहे हैं उसके पास दे रहे हैं तो उसमें हमारा क्या होगा? खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? मान के चलिए कि उसको पहुंचाना है तो वहां भाड़ा हमको देना पड़ेगा, या फिर मान के चलिए कि हमको उसमें जो है क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गाड़ी बुक करना पड़ेगा, फिर बाद में वो पैसा हमको देगा। तो वो जितने भी खर्च हमारे होते हैं ये सब एक प्रकार के एक्सपेंडिचर में आते हैं। और इसके बाद से लिखा हुआ है, जैसे और भी ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल को खरीदने में लगने वाला खर्च, सैलरी का पेमेंट। जैसे मान के चलिए कि किसी को हम सैलरी का पेमेंट दे रहे हैं, वो भी हमारा एक्सपेंस ही हो रहा है ना। जैसे किसी को सैलरी हम दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस ही हो रहा है। और फिर कह रहा है कि जैसे ऑफिस एक्सपेंस, जैसे ऑफिस में कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? जैसे मान के चलिए कि स्टेशनरी वगैरह में जैसे हमको कलम मंगवाना है, या रजिस्टर वगैरह मंगवाना है, या इरेजर वगैरह मंगवाना है, ठीक है। तो ये सब, या फिर मान के चलिए कि नाश्ता वगैरह कुछ मंगवाना है ऑफिस मतलब ऑफिस स्टाफ के लिए, ये सारे के सारे हमारे ऑफिस एक्सपेंस में आ जाते हैं। मतलब एक प्रकार के हम क्या बोल सकते हैं, जो भी एक्सपेंस हमारे बिजनेस में होते हैं उसी को हम एक प्रकार का क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये तब होता है जब किसी प्रोडक्ट का हम उत्पादन करते हैं, जब और सेल और क्या करते हैं? सर्विस करते हैं, तभी जाकर के ये खर्च हमारे पास आते हैं। अब देखिए इसके बाद से लिखा हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब इसमें लिखा हुआ है कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कॉल्ड प्रॉफिट। जैसे मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट मैंने लिया और उस प्रोडक्ट में, जैसे मान के चलिए कि उस प्रोडक्ट को बनाने में और उसको मान के चलिए कि जैसे बेचने तक में कितना खर्चा लग गया, भाड़ा लगा होगा उसमें, उसको बनाने में पैसा खर्चा लगा होगा, या फिर मान के चलिए कि उसको सेल करने में कितना हम सेल कर रहे हैं, और सेल करने के बाद जैसे उसमें मतलब कितना हमको प्लस पॉइंट में मिल रहा है, यानी कि कितना हमको बैलेंस की प्रॉफिट हो रही है। जैसे मान के चलिए कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है और उसको मैंने बनाने के बाद खूब अच्छे से डिजाइन किया मैंने, और उसको 105 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो 5 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 100 रुपए का खरीदा हुआ सामान अगर आप 105 रुपए में बेच रहे हैं तो 5 रुपए आपका क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। अगर उसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि इसमें लिखा हुआ है कि द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस ड्यूरिंग, यानी कि जो हमारे मतलब जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने में जितने खर्चे लगते हैं, उसको सेल करने तक जितने खर्चे लगते हैं, अगर उसमें कैश हमारा प्लस होता है तो आप ये समझिएगा कि हमारी बिजनेस में क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रही है। या फिर मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और जब हम उसको सेल तक लेके जाते हैं तो कभी कभी ये होता है कि पैसा हमारा माइनस में आता है। तो जब माइनस में आएगा तो लॉस होगा, और जब पैसा हमारा प्लस में जाएगा तो प्रॉफिट होगा। इसके बाद से लिखा हुआ है गेन।
और गेन के बारे में लिखा हुआ है कि किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। किसी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही हमारा क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। और कह रहा है कि जो आकस्मिक प्राप्त हो, जैसे सेल्स ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स हो गया, विनिंग ऑफ कोर्ट केस हो गया, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स हो गया इत्यादि। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी एक ट्रांजेक्शन से प्राप्त होने वाला प्रॉफिट ही गेन कहलाता है, और ये आकस्मिक होता है, ये सडनली ऐसे आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। मान के चलिए कि आपने कोई फिक्स एसेट्स आपने बेचा, सेल किया, और आपने खरीदा था कुछ और दाम पे और मिल गया कुछ और दाम, आपको तत्काल में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल गया, तो उसको हम गेन बोलते हैं। या फिर मान के चलिए कि जैसे आपकी कोर्ट में कोई केसेज वगैरह चल रहा हो और अचानक से उसने मतलब क्या किया आपने, उस पे जो है जीत पा लिया, आपने उसको जीत लिया, तो ये भी एक प्रकार के हमारे गेन में आते हैं। ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, या मान के चलिए कि कोई एसेट्स है आपके पास और उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ गई। आपने कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा था 10 रुपए में और वो प्रोडक्ट की कीमत अचानक से 35 रुपए हो गई, तो ऐसे को हम बोल सकते हैं क्या? गेन बोल सकते हैं। यानी कि एक ट्रांजेक्शन में हमको गेन की प्राप्ति होती है, जो अचानक से प्राप्त होती है, सडनली ये प्राप्त होता है, और सिंगल ट्रांजेक्शन में होता है। अब देखिए लॉस क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया लॉस के बारे में। कह रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट रेवेन्यू से जितना अधिक होता है, वह अमाउंट ही हमारा बिजनेस का क्या कहलाता है? लॉस अमाउंट कहलाता है। देखिए कह रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का जो अमाउंट होता है वो रेवेन्यू से क्या होता है? जितना अधिक होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? आमदनी। और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? खर्च। यानी कि कह रहा है कि अगर अकाउंटिंग पीरियड में अगर हम खर्च कर देते हैं, मान के चलिए कि 35 रुपए, और इनकम हो रही है मात्र 20 रुपए, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। इसी में कह रहा है यहाँ पे देखिए, अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंस का अमाउंट अगर रेवेन्यू से जितना ज्यादा अधिक होता है, वही अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। जैसे 35 रुपया मैंने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया, और 20 रुपए का इनकम हुआ, तो कितना रुपया लॉस हुआ? 15 रुपया हमारा क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। और फिर लिखा हुआ है डिस्काउंट, और डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? छूट बोला जाता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि किसी गुड्स की प्राइस में होने वाली डिडक्शन, छूट या कटौती हमारा क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है। जैसे कह रहा है कि किसी गुड्स की प्राइस में होने वाले डिडक्शन, छूट या कटौती हमारा क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदने गए और वो प्रोडक्ट हमारा क्या है? 35 रुपए का है, और हमने उसमें डिस्काउंट करा के मात्र उसको मैंने 30 रुपए में ही लेके चला है, तो 5 रुपया क्या हुआ? डिस्काउंट से। और जब टैली की अकाउंटिंग में जब आप पढ़ाया जाएगा तो डिस्काउंट को हमेशा माइनस में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो डिस्काउंट हमारा जो है परसेंटेज में भी हो सकता है, और डिस्काउंट हमारा रुपए में भी हो सकता है। और इसमें लिखा हुआ है कि डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। जब वाउचर की एंट्री बताया जाएगा तो उस केस में आपको बताया जाएगा कि डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, इसका लेजर हम कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए इसमें 2 प्रकार का जो डिस्काउंट दिया है, इसमें पहला है आपका ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है आपका कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड संबंधित है किससे? बिजनेस से। ट्रेडिंग बिजनेस, याद है ना? यानी कि बिजनेस में जो 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं, एक प्रकार का ट्रेडिंग बिजनेस भी आता है। और ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया भी था कि जैसे मान के चलिए कि ऐसा बिजनेस है, अगर मतलब किसी से माल खरीद करके तब हम बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस को हम कौन सा बिजनेस बोलते हैं? ट्रेडिंग का बिजनेस बोलते हैं। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, और जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है, सेल्स को बढ़ावा देना होता है। और यह डिस्काउंट प्राय एक फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। जैसे मान के चलिए मैंने कोई बिजनेस किया, ठीक है, तो बिजनेस किया, तो मान के चलिए कि हम जाते हैं किसके पास? होलसेलर के पास। और होलसेलर जाता है किसके पास? मैन्युफैक्चरर के पास। तो मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट देगा किसको? होलसेलर को। और होलसेलर डिस्काउंट पाएगा तो होलसेलर डिस्काउंट देगा किसको? रिटेलर। यानी कि ये बिजनेस में होता है। यानी कि इसका मेन वजह ये होता है कि हम सेल्स को क्या करना चाहते हैं? प्रमोट करना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। यानी कि जब तक अगर रिटेलर को हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो उसको बिजनेस करने का कोई फायदा होगा? तो ये रिटेलर डिस्काउंट पाता है किससे? होलसेलर से। और होलसेलर डिस्काउंट लेता है किससे? मैन्युफैक्चरर से।
और ये कह रहा है कि ये फिक्स परसेंटेज के बेस पे होता है, मतलब 10%, 20%, ये इतना ऑफ होकर के तब डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये आप समझिएगा कि हमेशा इस ऑप्शन का प्रयोग तब हम करते हैं जब प्रायः एक फिक्स परसेंटेज के बेस पे हमको डिस्काउंट प्राप्त होता है, और यह डिस्काउंट किसको मिलता है? जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनको मिलता है। ठीक है। और देखिए, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को तभी देगा, यानी कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होलसेलर को डिस्काउंट देगा। अब होलसेलर किसको डिस्काउंट देगा? रिटेलर को डिस्काउंट देगा। अगर जो है होलसेलर को ही डिस्काउंट ना मिले तो क्या रिटेलर को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये सब एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। और लिखा हुआ है कि जिसका मुख्य उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है, और यह डिस्काउंट प्राय एक फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। मतलब फिक्स परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि उसमें फिक्स हो जाता है कि आपको इतना ही परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, उससे ना तो कम मिलेगा ना तो ज्यादा मिलेगा। अब एक हमारे पास आता है कैश डिस्काउंट। क्या आता है? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट में आप एक एग्जांपल समझिएगा कि जैसे मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट का 10,000 रुपया फीस बाकी है, और हम उससे बोल रहे हैं जमा करने के लिए, वो जमा नहीं कर रहा। हम उसको बोल दिए कि चलो तुम्हारा फीस में 20% हम माइनस कर दे रहे हैं, 20% हम डिस्काउंट दे दे रहे हैं, फिर ला करके जमा करो। तो क्या होता है? ऑफर का लाभ पाने के लिए सारे बच्चे आकर के फी जमा कर देते हैं। तो ऐसे डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कौन से डिस्काउंट बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अगर मान के चले कि किसी को 10,000 जमा करना है और वो एक बार में नहीं जमा कर पा रहा है, तो क्या उसको डिस्काउंट देंगे तो तत्काल में जमा कर देगा ना? तो वही हमारा क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है। और कह रहा है कि बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। मान के चलिए अगर उससे 10,000 पाना था तो 10 महीने में 1,000 रुपया देता, तब तो 10,000 पूरा होता। और हमसे अगर हम चाहते हैं कि एक ही बार में उससे पालें, तो उसके पैसे में हम क्या कर देंगे? कुछ डिस्काउंट कर देंगे, वो तत्काल ला करके जमा कर देगा। तो टाइमली कलेक्ट भी हो गया और उसको डिस्काउंट भी मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, इसके बाद से लिखा हुआ है बाउचर। क्या होता है? बाउचर। अब कह रहा है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को ही क्या कहते हैं? बाउचर कहते हैं। जैसे कैश मेमो हुआ, इनवॉइस हुआ, चालान हुआ, रिसिप्ट हो गया इत्यादि। किसी भी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? बाउचर कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई ट्रांजैक्शन आपने किया, और उस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए आपने क्या किया? कोई डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया, उसी डॉक्यूमेंट का नाम हम बाउचर दे देते हैं। जैसे कैश मेमो है, कोई इनवॉइस है। आपने देखा होगा कि जब कोई प्रोडक्ट हम मतलब सेल करते हैं तो उसको हमको इनवॉइस भी देना होता है, उसमें लिखा होता है सेल्स टैक्स इनवॉइस लिखा होता है। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि जैसे चालान क्या है, तो चालान का प्रयोग तब किया जाता है जब यहाँ से हम प्रोडक्ट किसी और को बेचते हैं, उस केस में चालान दिया जाता है, ताकि बीच में कोई मतलब पुलिस वगैरह इसको कंप्लेन ना करे या पुलिस इस गाड़ी को टच ना करे। इसके लिए चालान भी बनवा के देना होता है। कैश मेमो क्या होता है? तो जैसे एक प्रकार की कैश मेमो हमारा रसीद भी होता है। तो ये सब एक प्रकार के हमारे क्या होते हैं? ये बाउचर होते हैं। अब ये बाउचर के बारे में पढ़ाया जाएगा जब आपको ट्रांजेक्शन पढ़ाया जाएगा। तो जैसे अगर सेल्स मतलब मान के चलिए कि कोई भी चीज अगर हम बेच रहे हैं, तो बेचते समय अगर उसकी एंट्री हमको दिखाना है तो उसके लिए सेल्स बाउचर का हेल्प लेते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं तो खरीदते समय हम उसको परचेज बाउचर में एंट्री करते हैं। मान के चलिए कि अगर हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो उसको हम पेमेंट बाउचर में एंट्री करते हैं, या किसी से पैसे प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हम रिसिप्ट बाउचर में एंट्री करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब एक प्रकार के क्या होते हैं? बाउचर होते हैं। अब देखिए गुड्स क्या होता है? आपने नाम सुना है गुड्स? गुड्स कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने कंप्यूटर का दुकान कर लिया, 100 पीस ला करके मैंने लेनोवो कंपनी का लैपटॉप रख दिया, और उसी से हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे बिजनेस का गुड्स क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लैपटॉप कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। हमारे बिजनेस का गुड्स क्या कहलाएगा? लैपटॉप कहलाएगा, क्योंकि उसी से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है ना। जैसे मान के चलिए कि मैंने कोई ऐसा बिजनेस किया और मैंने दिमाग लगाया कि सारे कस्टमर को हमको केवल सेल करना है क्या? लैपटॉप। तो हम क्या करेंगे? लैपटॉप को कहीं से खरीद के लेके आएंगे ना, तो खरीद के लाएंगे, अपनी दुकान में रखेंगे, तो उससे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ क्या कहलाएगा? लैपटॉप ही कहलाएगा, क्योंकि उसी से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। वही हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट है।
वही इसमें कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाता है, और दूसरे शब्दों में बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु गुड्स कहलाती है। आखिर अगर हम 100 पीस लैपटॉप खरीदे हैं तो हम उसको किस लिए खरीदे? बेचने के लिए तो खरीदे हैं। अगर उसको 100 पीस में रखेंगे तो कुछ आमदनी होगी, उसको हम बिजनेस बोलेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सेल करने के उद्देश्य से खरीदा गया वस्तु गुड्स कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि मतलब मान के चलिए कि अगर 1-2 पीस की बात होती है तो 1-2 पीस हम पर्सनल यूज के लिए रख लेते हैं, लेकिन अगर 100-50 पीस की बात हो रही है तो हम कितना यूज में रखेंगे? यानी कि उससे यही समझ में आता है कि उससे आप बिजनेस अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वही आपके लिए गुड्स कहलाता है। मतलब सेल करने के उद्देश्य से खरीदा गया प्रोडक्ट, खरीदा गया गुड्स ही आपका क्या कहलाता है? खरीदा गया वस्तु ही आपका गुड्स कहलाता है। अब चलिए इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? चित्रकला नहीं, ड्राइंग का मतलब होता है जो पर्सनल यूज होता है, जो पर्सनल खर्चे होते हैं। जैसे क्या होता है, मान के चलिए कि बिजनेस का मालिक है और बिजनेस किया है 10 लाख रुपया पूंजी लगा करके, तो अगर उसको पर्सनली अगर कोई वर्क होगा तो किसी और से पैसा लेगा? किसी और से लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा, वो अपने बिजनेस से ही पैसा निकालेगा। तो जैसे मान के चलिए कि 10 लाख पूंजी इन्होंने फंसाया है और अपना बिजनेस ये स्टार्ट किया है, तो उसको जो अपनी निजी खर्च में उसको अगर काम आना है, जैसे मान के चलिए कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जो प्रोडक्ट ही अपने बिजनेस से निकाल लेगा, या अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको खरीदने के लिए कैश की जरूरत पड़ेगा तो अपने बिजनेस से ही वो लेगा। तो ड्राइंग का मतलब होता है निजी खर्च। और निजी खर्च कौन करता है? तो व्यापार का जो मालिक होता है, व्यापार का जो स्वामी होता है वो करता है। देखिए इसमें लिखा भी है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च हमारा क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। निजी खर्च में क्या क्या आ जाएगा? जैसे मान के चलिए कि जैसे अपना कपड़े के लिए वो पैसा निकाला, उसमें से अपनी कपड़ी बनवाने के लिए भी मान के चलिए बहुत सारे पैसे निकाल के उन्होंने कपड़ा अपना बनवाया। उसके साथ साथ अपना कुछ मतलब पर्सनल यूज किया, उसमें से पैसे निकाल करके मान के चलिए कि कहीं ट्रेवलिंग पे चला गया, वही तो पर्सनल यूज है। या फिर मान के चलिए कि सब्जी वगैरह खरीदने के लिए कुछ पैसा निकाल लिया। तो ये सब क्या होता है? ये सब कौन करता है? तो जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है वो करता है। और कह रहा है कि ड्राइंग मालिक की पूंजी को क्या करता है? घटाता है कि बढ़ाता है? घटाता है। जैसे मान के चलिए कि हमने 10,000 रुपया लगा करके कोई बिजनेस मैंने स्टार्ट किया और बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छे खासे से चल रहा है, 2,000 रुपया मैंने बिजनेस से निकाल लिया, तो वो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। इसलिए ध्यान से समझिएगा, जो ड्राइंग होता है वो हमेशा जो बिजनेस का पूंजी होता है, यानी कि जो हमेशा मतलब जो हमारा पूंजी लगा होता है उस पूंजी को वो डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। और लिखा हुआ है कि यदि बिजनेस के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो वह मालिक का ड्राइंग कहलाता है। जैसे मान के चलिए उनको आवश्यकता लगे कि काश हमारे पास भी एक लैपटॉप होता, और ऑलरेडी उन्होंने लैपटॉप का दुकान ही कर लिया, तो क्या उनको लैपटॉप दूसरे जगह खरीदने की आवश्यकता है? तो चाहेंगे तो प्रोडक्ट अपनी दुकान से ही ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कैश की उनको आवश्यकता तब पड़ेगी जब वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खोजेंगे, और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी दुकान में अगर लैपटॉप नहीं मिलेगा तब उसमें से वो पैसा ले लेंगे और तब जाकर के कहीं और से वो खरीदेंगे। तो 2 प्रकार का ड्राइंग होता है। एक आपका मान के चलिए कि जैसे आपका पर्सनल यूज के लिए मान के चलिए कि वो प्रोडक्ट ही निकाल लिया या अपने बिजनेस में से कुछ पैसे ही ले लिए। तो ये दोनों कंडीशन में हमारी बिजनेस की जो पूंजी होती है वो क्या होती है? माइनस होती है। क्या होती है? माइनस होती है। कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब होता है खरीदना। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया परचेज कहलाती है। और कह रहा है कि व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। जैसे मान के चलिए कह रहा है कि इसमें गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया क्या कहलाती है? परचेज कहलाती है। जैसे मान के चलिए कि अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि लैपटॉप हम बना सके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर सके, और हम सोच रहे हैं कि बिजनेस अपना स्टार्ट करें किससे? लैपटॉप से, तो क्या हम कहीं से न कहीं से खरीद के ही तो लाएंगे? तो किस उद्देश्य से हम खरीद रहे हैं? बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं। यानी कि बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया कोई भी ऐसा गुड्स है जिसको हम बेचने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, उसी को हम परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। और कह रहा है कि व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है।
यानी कि कह रहा है कि व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल, यानी कि व्यापारी जिस माल को खरीदता है उसको हम क्रय भी बोल सकते हैं और परचेज भी बोल सकते हैं। अब सेल क्या होता है? सीधे डिपो क्या होता है? अपोजिट होता है। एक तो हमारा क्या हो गया, खरीदा गया, और दूसरा क्या है, बेचा गया। तो कह रहा है कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को सेल्स कहा जाता है, उसकी बिक्री को सेल कहा जाता है। जैसे मान के चलिए मैंने 100 पीस अपनी दुकान में लैपटॉप लेकर के आया, और फिर जैसे जैसे हम उसको बेचेंगे वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, सेल्स कहलाएगा। अब देखिए, अब आता है परचे रिटर्न। परचे रिटर्न का मतलब क्या चीज? खरीदे हुए सामान को वापस करना। जैसे मान के चलिए कि हम अपनी बिजनेस में 100 पीस लैपटॉप लेके आए, और मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, मैंने लेकर के चला आया ऑटो पे लदवा करके, और मान के चलिए कि उसमें 10 लैपटॉप ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई त्रुटि आ गई, तो क्या कोई कस्टमर को हम बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो देखिए, रिटर्न हम तभी करते हैं जब उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बिना प्रॉब्लम का आप रिटर्न कर पाएंगे? अगर आप उसको लेके जाएंगे रिटर्न करने के लिए, भैया आप इसको ले लीजिए, तो रखेगा? कहेगा जब सब कुछ सही है तो आप क्यों वापस करने लेके आए? इसलिए जब तक कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं मिलता है, जब तक उसमें कोई रीजन नहीं आता है, तब तक हम उस प्रोडक्ट को वापस नहीं करते। इसमें लिखा भी है, देखिए, यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर देते हैं तो वह प्रोसेस हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे 10 पीस मैंने लैपटॉप खरीदा और 2 पीस लैपटॉप मैंने ला करके वापस कर दिया, उसमें प्रॉब्लम आ गया था, तो शेष हमारे पास लैपटॉप कितना बचा? तो 8 की ही एंट्री हम दिखाएंगे, बाकी 2 पीस हम किस में दिखा देंगे? परचेज रिटर्न में दिखा देंगे। क्यों दिखा देंगे? क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आया है और कोई कस्टमर खरीद नहीं रहा, इस वजह से हम खरीदे थे और आप वापस कर लीजिए। तो कोई दिक्कत है इसमें? अब चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्या, सेल्स रिटर्न। यानी कि बेचा गया सामान क्या करना, वापस करना। अभी तो मैंने खरीदा हुआ सामान वापस कर रहे थे ना, अब बेचा गया सामान। कह रहा है कि यदि हमारा कस्टमर किसी कारण बस परचेज किया गया गुड्स हमें वापस कर दे तो यह प्रोसेस सेल्स रिटर्न कहलाता है। जैसे मान के चलिए मैंने 10 पीस लैपटॉप उससे खरीद के लेके आया था, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, सेल्समैन हो गया। हमारे लिए वो क्या हो गया, सेल्समैन हो गया। यानी कि वो सेल्स रिटर्न करेगा और हम परचे रिटर्न करेंगे। यानी कि खरीदा हुआ सामान हम वापस करने जा रहे हैं और बेचा हुआ सामान वो वापस ले रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो सेल किया गया सामान अगर हम रिटर्न करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, सेल्स रिटर्न कहलाता है। अब देखिए, इसके बाद से लिखा हुआ है स्टॉक। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक। कह रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन में, वेयर हाउस में सेल के लिए रखा गया हो, वह गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। जैसे ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल की ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। जैसे मान के चलिए, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे बहुत सारा मैंने प्रोडक्ट अपनी दुकान में रखा था, यानी कि बहुत सारा प्रोडक्ट से मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था, और उसमें से मान के चलिए कि जो कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या हो रहा है, मतलब जो बिक्री चल रहा है, उस प्रोडक्ट को ला करके मैंने अपनी दुकान में रखा, और शेष जो प्रोडक्ट बचा हुआ है उसको मैंने कहाँ पे रखा है, गोदाम में रखा। तो जैसे मान के चलिए कि 100 पीस लैपटॉप की ही बात आप करिए, तो 100 पीस लैपटॉप आप दुकान में तो रखेंगे नहीं, 5 से 7 पीस, ज्यादा से ज्यादा 10 पीस आप रखेंगे। बाकी रखने के लिए आप कहीं गोदाम इकट्ठा करेंगे ना, तो वो गोदाम को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्यों स्टॉक बोलते हैं? क्योंकि मान के चलिए कि अगर आपकी दुकान में अगर वो प्रोडक्ट बिक गया तो फिर आप गोदाम से लेकर के आकर के किस में रखेंगे, आप दुकान में रखेंगे, तभी तो बिक्री बढ़ेगी। तो मान के चलिए कि ऐसा कोई गुड्स है जिसको अगर बहुत ज्यादा होने पर अगर हम उसको गोडाउन में रख रहे हैं, वेयर हाउस में रख रहे हैं, सेल के लिए रख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और इसमें कह रहा है कि ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल के अंत में बचा हुआ गुड्स हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जब 1 अप्रैल को हम बिजनेस अपना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और 31 मार्च को बिजनेस अपना क्लोज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो अपने स्टॉक हम लेके आते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसको हम ओपनिंग स्टॉक नाम देते हैं। और फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च को जो शेष बचा हुआ हमारे गोदाम में प्रोडक्ट होता है,
जो हमारा स्टॉक होता है, जो गुड्स होता है, उसी को हम नाम देते हैं क्या, स्टॉक। उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। जैसे मान के चलिए कि अपनी बिजनेस में मैंने 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट ला करके रखा, और 3,000 का प्रोडक्ट मैंने दुकान में रखा, 7,000 का प्रोडक्ट मैंने गोदाम में रख लिया, और बेचते गए, गोदाम से भी निकाल करके बेचते गए, और लास्ट में मात्र 3,000 रुपए का हमारे गोदाम में गुड्स बचा हुआ है, तो उसी गुड्स को हम बोलते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो 10 में से अगर 3 निकल जाएगा, सॉरी 7 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो वही 3 हमारा किसमें पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ, गोदाम में पड़ा हुआ। इसी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो शेष बचा हुआ सामान होता है। उसको हम कब देखते हैं, तो जब हमारा बिजनेस एंड होता है, यानी कि 31 मार्च को हम देखते हैं कि हमारे गोदाम में कितने रुपए का शेष प्रोडक्ट बचा हुआ है। इतना ही रहने